हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचेगा जो कि है ग्रीन स्किल्स। फिर हम लोग फर्दर हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सब पे जाएंगे। ठीक है, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, बहुत बच्चों के, कि मैम ये करा दो प्लीज़ प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर। तो बेटा पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर मैं हम लोग सब सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पे। तो देखो, नाम से समझ आ रहा है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी जो कि अभी बहुत पॉपुलर है, मतलब यानी एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ज़रूरी नहीं प्रॉफिट ही अर्न करने के लिए हो, जैसे कुछ कुछ चैरिटी के लिए भी अपना बिजनेस खोलते हैं, है ना। लेकिन अभी ज़्यादातर प्रॉफिट ही मेकिंग करने के लिए, वो अपना कैपिटल रेज करने के लिए खोलते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, वो लोग रिस्क लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, है ना। और नए नए इनोवेशंस लाते हैं, नई नई मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, है ना, अपने फंड्स को रेज करते हैं इस चीज़ से, है ना, और रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो देखो हाँ, तो देखो एंटरप्रेन्योर्स जो होता है ना, तो ये एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड से, एंटरप्रेन्योर से, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी कार्य करना, कुछ काम करना। ठीक है, तो हमारे जो कोल है ना, उन्होंने डिफाइन किया है अपना एंटरप्रेन्योरशिप को, अ पर्पसफुल एक्टिविटी टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। यानी ये एक ऐसी पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कि क्यों की जाती है, टू इनिशिएट, यानी इनिशिएटिव लेना, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग बिजनेस में, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशिएट लेना यानी एक्शन लेना, और उसको मेंटेन करके रखना, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ओरिएंटेड बिजनेस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, और उसमें कुछ एक्शन लेना। ठीक है, ऐसा डिफाइन किया। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड टू प्रोसेस दे करंटली कंट्रोल। तो ये किसने बोला है, ये किसकी डेफिनेशन है, तो आप बोलोगे स्टीफसन एंड जेरियो ने ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन डिस्क्राइब की है, यानी दी है। ठीक है, तो देखो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है एंटरप्रेन्योर को लेके। तो हम लोग वो देखते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट कुछ अलग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में, उन्होंने कुछ अलग डिफाइन किया है। हम लोग देखते हैं इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर को, उनकी कैसे उन्होंने डिफाइन किया। तो उन्होंने बोला एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो सारी रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल और असेट्स को लेके आता है, एक प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके एक मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और इनको, ठीक है। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट एंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं, वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि टिपिकली साइकोलॉजिकल थोड़ा सा ऐसा ड्राइवन रहते हैं, जो जिनके अंदर ना उसमें फिर उनको क्या होता है ना, एक अंदर से डिज़ायर क्रिएट होती है कि उनको कुछ अचीव करना है, कुछ अटेन करना है, कुछ ऑब्टेन करना है। तो इन्होंने ये डिफाइन किया। फिर आता है हमारा सोशियोलॉजिस्ट जो है ना, उन्होंने हमारे एंटरप्रेन्योर को ऐसा डिफाइन किया है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि एक्शन लेता है सोशल, फॉर सोसाइटी, और हमारे सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, हमारी सोसाइटी के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। फिर हमारे जो मैनेजमेंट गुरुज हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योर को ऐसा डिफाइन किया है कि वो पर्सन जो एक एक्शन प्लान बनाता है और उसको अचीव भी करता है। तो अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान बनाता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी थी, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए। फिर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब क्या क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है हाँ, तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वही, इसको हम लोग एक, मतलब इसको हम लोग मनी के टर्म्स में
करते हैं ना मेज़र, और ये हम किसके लिए, मोटिव के लिए करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, और ये इसलिए की जाती है ताकि हम लोग एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोल सकते हैं इसके, कि इसमें इट डील्स, किस में डील करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कम रिसोर्सेस में ज़्यादा आउटपुट ये जनरेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि, और इनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, टू टेक द रिस्क लेने की एबिलिटी। कहते हैं ना, रिस्क इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें यहाँ पर बोला गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइंस कैसे कंसीडर किया जाता है, फिर हम लोग आर्ट देखेंगे। तो देखो, साइंस में क्या होता है ना, हम लोगों को क्या चाहिए, साइंस में क्या होता है, स्टेप बाय प्रोसीजर होता है, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें परफॉर्म करते हैं विथ अ वैलिड प्रूफ। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स हुआ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी अगर हम लोग केमिकल फॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से उसमें जाते हो ना। तो वैसे एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम चीज़ होती है, इसमें भी एक प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है, एक बहुत सारी स्टेप्स रिक्वायर्ड होती है टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट, ठीक है, जिनको हम लोगों को, उन स्टेप्स को हम लोगों को फॉलो करना होता है ताकि हम लोग हमारा जो रिजल्ट है वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप को साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आर्ट क्यों बोलते हैं हम लोग, तो देखो अब आर्ट पे आते हैं हम लोग। आर्ट क्या होता है, एक स्किल होती है, ठीक है, अपने आप में। तो एक आर्ट एक स्किल है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी एक स्किल लगती है अपने को, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कि एक एंटरप्रेन्योर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है आर्ट एज वेल एज साइंस का, जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोग्रेशन, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर लगता है, एक प्रोसीजर यू नीड टू फॉलो, ठीक है। और कुछ डिग्री और कुछ स्किल्स लगती है जो कि रिक्वायर्ड होती है टू मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है, कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, तो सबसे पहली क्वालिटी इसमें बताई गई है इनिशिएटिव। तो देखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है और जाती है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर को उसका एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है। कैसे वो लेगा, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस पर एक्शन करना चाहिए, ठीक है, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहिए। अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपने ले लिया ना, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे, ठीक है। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर वो अपॉर्चुनिटी दोबारा तो आएगी नहीं। तो एक एंटरप्रेन्योर को एक इनिशिएटिव होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को क्विक डिसीजन और क्विक एक्शन उनको लेना चाहिए। फिर आता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो देखो, हर एक बिजनेस में रिस्क तो एक मेन एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि बहुत नेसेसरी होता है हमारे बिजनेस में टू अर्न अ प्रॉफिट। अगर अपने को प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो हर एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, रिस्क उन्हें लेना चाहिए। तो एक, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है और अपने बिजनेस को अच्छे से रन करना है तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फिर आता है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब देखो, पास्ट में अगर कुछ कुछ मिस्टेक्स आपने आपके बिजनेस में की है तो एक एंटरप्रेन्योर को अपनी जो मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स से कुछ सीखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि वो सारी मिस्टेक्स दोबारा ना हो, क्योंकि अगर उनकी एक मिस्टेक बहुत सारा इट मे लीड टू हैवी लॉसेस, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर को जो अपने पास्ट जो भी उनकी एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए जो भी मिस्टेक्स उन्होंने की है। फिर आता है मोटिवेशन। तो देखो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ना एक अच्छी ये एक क्वालिटी तो होनी चाहिए, मोटिवेशन। उनको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिमोटिवेटेड रहेंगे तो उनके एम्प्लॉयज़ को वो कैसे काम करवाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम होता है ना, मैनेजमेंट करना है एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल क्वालिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर की, कि वो बिल्कुल मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनको काम करना है और उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। फिर आता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखो, हर एक एंटरप्रेन्योर में
कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के अंदर, ठीक है। अगर वही कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो दूसरे वर्कर्स और दूसरी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। फिर आता है हार्ड वर्क। तो देखो अगर हम लोग किसी भी वर्क को देखो, भले हम लोग ये बिजनेस वाली चीज़ हटा दो, आप किसी भी चीज़ में देखो तो हार्ड वर्क तो लगता ही लगता है, ठीक है। चाहे वो बिजनेस हो या दूसरी कोई भी एक्टिविटी हो या फिर दूसरी कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको बोला है कि आपको ये काम मतलब एक्स्ट्रा रुक कर करना है, लेकिन आपने अगर ऐसा बोल दिया तो आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं मेरे को जितना काम दिया है मुझे उतना ही करना है, नहीं। तो अगर हार्डवर्क आपको, भले ही वो काम आपको रात पूरी लग रही है लेकिन आपको वो काम कंप्लीट करना है, तो दिस इज़ कॉल्ड हार्डवर्क। तो वो कहते हैं ना, हार्डवर्क इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हार्डवर्क इज मस्ट नीडेड। फिर आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो देखो हर एक एंटरप्रेन्योर में हर एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं उनके डे टू डे लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे डिसीजंस उनको लेने होते हैं, तो उनके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, वो कैपेबल होने चाहिए क्विक डिसीजन में। अगर उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वहीं पे इमीडिएट क्विक डिसीजन कैसे लें। अगर वो खुद ही कंफ्यूज हैं तो वो कैसे डिसीजन लेंगे, ठीक है। और एक गलत डिसीजन उनकी पूरी बिजनेस को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में डाल सकता है, ठीक है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग उनका होना चाहिए। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जो कि हैं, पहला है सर्विस एंटरप्रेन्योर। तो नाम से समझ आ रहा है वो एंटरप्रेन्योर्स जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं उनके एग्जिस्टिंग मार्केट में, ठीक है। फिर आता है हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो ये वाले जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस में काम करते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग वर्क में इसको नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इनको काम करते हैं, मतलब वो करते हैं। और ये क्या करते हैं ना, अपनी प्रोडक्ट को स्टिमुलेट, यानी उनको प्रमोट करने का काम करते हैं। माना अगर वो प्रोडक्ट फॉरेन में उसकी डिमांड है, लेकिन वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन्स होते हैं जो वो डिमांड अपने लोकल मार्केट में लाते हैं, यानी उनको प्रमोट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर उनको बोल सकते हैं। वो मैन्युफैक्चरर जो कि आइडेंटिफाई करते हैं हमारे कस्टमर की नीड्स और उनकी वांट्स, और फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। अब एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट थे ना, तो वो हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो क्या क्या नए इनोवेशंस लाते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज लाते हैं, है ना, हमारे उसमें एग्रीकल्चर में। तो उन्होंने ही एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को बर्थ दिया है, ठीक है। फिर हमारा आता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वो एंटरप्रेन्योर जो कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्टाइज होते हैं, जो कि मतलब मशीन्स, टूल्स और बहुत सारी मेथड्स क्रिएट करने में एक्सपर्टाइज रहते हैं, ठीक है। जो कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, उनको इनोवेट करते हैं। पूरा जो भी मशीन्स हैं, टूल्स वगैरह बनाना ये उनका काम होता है। फिर आता है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो जो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक्सपर्टाइज होते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में। और ये कोई मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के जो पहले और उसके जो बाद में जो प्रोसेसेस होती रहती है ना, उसमें ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आता है हमारा प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। तो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट, अपने बिजनेस को हाई रीच पे ले जाते हैं, बहुत पीक पे ले जाते हैं, और फिर वो एंटरप्रेन्योर और अपने बिजनेस को सेल कर देते हैं। फिर वो अगेन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर उसको पीक पे ले जाएंगे, हाई अपने प्रोजेक्ट को हाई पे ले जाएंगे, फिर उसको सेल कर देंगे। तो ये अगेन एंड अगेन सेम साइकिल होती है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। फिर होते हैं आईटी एंटरप्रेन्योर्स। तो आईटी एंटरप्रेन्योर्स वही जो अपने कंप्यूटर से रिलेटेड वाली फील्ड में आते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वाली फील्ड्स में, मतलब टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। फिर इसमें पूछा है कि
क्या डिफरेंस है आईटी एंटरप्रेन्योर और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में। तो देखो, तो जो हमारे जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी डिवाइसेस और इन सबको मतलब सिविल वर्क करते हैं ना, उन सबको बनाने का, टूल्स वगैरह इन सबको बनाने का काम करते हैं। लेकिन जो आईटी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। फिर आता है हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो नाम से समझ आ रहा है कि जो वुमेन अपना बिजनेस खुद का खोलती है और उसमें काम करती है वो हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर हो जाता है। फिर आता है सोशल एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी जो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी बोल सकते हैं कि सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इनको बेसिकली ऐसा भी बोला जाता है कि ये सोशल इनोवेटर्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाते हैं, ये वो वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। फिर आता है फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो देखो, फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपके पापा बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो जब उसके बाद आप ही उनका बिजनेस ऑक्यूपाई करोगे ना, तो ये फैमिली जनरेशन टू जनरेशन उनका बिजनेस चलता है, तो इसको हम लोग फैमिली बिजनेस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स है जिनके बैकग्राउंड में कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस कोई करता ही नहीं है। तो यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने बिजनेस करने का सोचा और उसको इम्प्लीमेंट करा। तो जो अगर आपकी फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा लेकिन आप पहले हो जिसने बिजनेस किया है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। और इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं रहता है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने कोई 50 ईयर्स का बंदा है और उसने अपना बिजनेस खोला है और वो पहला व्यक्ति है जिसने अपनी फैमिली में बिजनेस खोला है, तो उसको भी हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मानेंगे। और ऑन द सेम साइड अगर कोई 17 ईयर्स ओल्ड बच्चा है और उसने अपना क्या बोल सकते हैं, हाँ, अपना बिजनेस खोला है और उसके बैकग्राउंड में कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं है, किसी ने नहीं खोला बिजनेस, तो वो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। यहाँ पर एज का कोई भी मैटर नहीं रहेगा। फिर आता है हमारा रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो रोल्स और फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के क्या हैं। तो देखो, सबसे पहला फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना मार्केट में, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि अब जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या ट्रेंड चल रहा है वो आइडेंटिफाई करना, यानी अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिस करना और उसमें डे टू डे अपडेट रहना, है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर अभी फैशन शो में बैगी जीन्स का बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप लोग स्किनी जीन्स के प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो वो तो फिर बिकेगा ही नहीं ना, तो उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं रहेगी। तो ट्रेंड के हिसाब से हम लोगों को चीज़ें प्रोडक्ट बनाने रहते हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल व्हाट्सअप है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था और उन्होंने अब व्हाट्सअप एक कितने सारे ऐप्स आए हैं ना, अपने चैट ऐप कितने सारे हैं, लेकिन व्हाट्सअप सबसे बेस्ट है ना, सब उसी को यूज़ करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और मार्केट में अपनी जगह बना ली। फिर आता है दूसरा, टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शंस, ठीक है, यानी सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करनी है, आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आपकी जो एक्शंस है उसको रियलिटी में आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, उन एक्शंस को आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। फिर आता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है ना, कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है सारी एक्टिविटीज़ का, यानी हम लोग एक बिजनेस प्लान बोल सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं। इसमें सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है, यानी क्वांटिटी कितनी, क्वालिटी कितनी, कॉस्ट और वगैरह वगैरह सारे इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं जो भी अपने इंटरप्राइज को रन करने के लिए। मतलब अपने मार्केट को पूरा एनालाइज करके ये पूरी रिपोर्ट बनाते हैं। फिर आता है रिसोर्सिंग। तो देखो, रिसोर्सिंग यानी मशीन, रॉ मटेरियल, वर्क फोर्स सारा अवेलेबल कराना टू रन योर बिजनेस सक्सेसफुली। तो देखो, तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर का, कि वो इंश्योर करे कि जितनी भी रिसोर्सेज है उसको टाइमली अवेलेबल करा दे अपने वर्कर्स को। फिर आता है सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, ठीक है। तो अगर आपने सेट किया है तो आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं और आपको सूटेबल लोकेशन भी ढूंढनी पड़ेगी और अपनी मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे वर्क रहते हैं, तो ये भी उनका फंक्शन रहता है।
फिर आता है मैनेजिंग द एंटरप्राइज। अब देखो, अब एंटरप्राइज खोला है तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, टू रन देयर एंटरप्राइज। ठीक है, उसमें उनको कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, वर्क फोर्स, मटेरियल, फाइनेंस, ऑर्गेनाइज करना सारे प्रोडक्शन, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती है, और एक ओनली हम वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो वेल मैनेज्ड है तो वो उसका रिजल्ट अचीव कर सकती है। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, अगर आपकी जो भी गोल था, आपका जितना भी गोल था, अगर वो अचीव हो गया है, आप उनके रिजल्ट तक पहुंच गए हो, तो आप एक एंटरप्रेन्योर जो है वो दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा और दूसरी और उसके आगे की ग्रोथ करेगा, यानी उसके और हाई गोल वो सेट करेगा और वो उसको डेवलप करेगा। ठीक है, फिर आता है व्हाट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर। क्या क्या चीज़ें हैं जो एक मोटिवेट करती है हर एक एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, पहला आता है फॉलोइंग आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ दैट मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो अब एक एंटरप्रेन्योर ना अपना कॉन्स्टेंटली अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो हाई सेट करता है। ठीक है, तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उसको हाई सेट करने के लिए वो हार्ड वर्क करता है और अपनी इनोवेटिवनेस दिखाता है, तो ये उसको मोटिवेट करता है। फिर आता है एक यूनिकनेस। तो देखो, हर एक एंटरप्रेन्योर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो यूनिक, यानी वो सबसे हट के सोचे, है ना। सबसे जो द वे ऑफ डूइंग ऑफ अ पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, और फिर थर्ड क्वालिटी होती है कि फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोग मतलब लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करना चाहिए, नियरर फ्यूचर में नहीं, डिस्टेंट फ्यूचर पे उनको फोकस करना चाहिए। अगर वो अगर उनका अगर वो लॉन्ग टर्म पे गोल पे फोकस करेंगे ना, तो वो आराम से पेशेंटली वर्क कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे अपना गोल। फिर आता है नीड टू इन्फ्लुएंस। तो हर एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उनका ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी आइडियाज़ से, अपनी इनोवेटिवनेस से, क्रिएटिवनेस से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर दे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने वर्ल्ड का देखने का नज़रिया, मतलब वर्ल्ड का लुक चेंज किया है, मतलब कम्प्लीटली चेंज किया है उनका आइडियाज़, उनके थॉट्स को। ठीक है, और जो देखो, जो वेज एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं ना, वो किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो अपने एंटरप्रेनर होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। ठीक है, जो कि रिस्क लेते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। फिर आते हैं कुछ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क टेकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है ना बेटा, तो इसमें कुछ वेज बताएं जिसमें एंटरप्रेन्योर अपनी आइडेंटिटी को न्यू मतलब आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को, है ना, और उसमें इवैल्यूएट करेंगे अपने पोटेंशियल को और उसके उनके रिस्क को। फिर देखो, तो पहला है कम्युनिटी कंसर्न। कम्युनिटी कंसर्न यानी कम्युनिटी के कंसर्न, यानी कुछ लुक फॉर इश्यूज़, यानी कम्युनिटी आपके क्या क्या इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं, और तो उस पर काम करो ना, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो वहाँ पर एक ही आपकी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर आप एनालाइज करो क्या क्या चीज़ें हैं और आप उस पर वर्क करो। तो आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो ना, तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों का लेना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जिसकी मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स है ना, तो उनके पास में कुछ कुछ तो उन्होंने कुछ कुछ फेस किया होगा ना, तो उनकी स्टोरीज़ आपको सुननी चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, आप बिजनेस स्ट्रेटेजी जान पाते हो, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स उनको आई है वो आपको बताएंगे, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आता है रिसर्च विथ अदर्स। देखो, हमेशा लाइक माइंडेड यानी दिमागदार लोगों के साथ इन्वॉल्व्ड रहो। ठीक है ना, उनके ऐसा उन लोगों से डिस्कशन करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे डिस्कस करो, तो ये वहाँ पर एक डोर खोल देता है आपकी अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, और आप नई नई चीज़ें भी सीखते हो, है ना। अब देखो, जैसे जैसे कि बोल सकते हैं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ, जो हमारे मार्क जकरबर्ग थे, हैं, है ना, तो उनका क्या था, उन्होंने क्या सोचा था कि उनको सिंपल आइडिया था कि उनको कॉलेज फ्रेंड से इंटरनेट पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, सोशल मूवमेंट उन्होंने क्या किया, फेसबुक बना दिया। तो देखो ना, उन्होंने कितने आसानी से वो, मतलब आसानी से तो नहीं, मतलब एक आइडिया, उनका थॉट कैसा, उन्होंने कितने बड़ी जगह पर वो पहुंच गए। ठीक है, तो बहुत सारे डिस्कशंस, आप सोशल ग्रुप बनाओ, उसमें डिस्कस करो चीज़ें, तो ये क्या है ना, एक डोर खोल देते हैं अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, फिर आता है हमारा अब स्टार्टअप्स।
तो स्टार्टअप्स ना वो कंपनीज़ होती हैं जो कि अपने फर्स्ट स्टेज पे काम कर रही, मतलब ऑपरेशंस कर रही होती है, काम कर रही होती है, ठीक है। और मोस्टली आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे होंगे लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये लोग मतलब इनको बहुत रेयरली इन्वेस्टमेंट मिलता है ना, बहुत रेयरली मिलता है। जैसे जो स्मॉल बिजनेस वाले ना, उनको बहुत रेयरली लोन मिलता है, ठीक है। और इसमें ना हमारे जो क्या बोल सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है हमारे स्टार्टअप के लिए। उनमें एक स्टार्टअप इंडिया उन्होंने प्रोग्राम चलाया है, जिसमें वो अपने जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं ना, उनको इन्वेस्टमेंट देने का काम करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना स्टार्टअप की जो ग्रुप्स हैं ना, स्टार्टअप्स ज्वाइन कर लेते हैं। और स्टार्टअप के जो लोग हैं ना, वो बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं जो कि लोकल और ग्लोबल लेवल पे होते हैं, जो कि उनको सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट देने के लिए, ठीक है। और ना ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो इनोवेटिव आइडियाज़ से तो आते ही हैं, और इनकी एक गाइडलाइंस भी रहती है। अब आता है हमारा बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी क्या क्या बैरियर्स हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल बैरियर यानी रुकावटें, डिफ़िकल्टीज जो बीच में आती हैं। तो देखो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो बिगेस्ट बैरियर है जो कि एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं। जैसे कि लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल, किसी के पास ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। स्किल्ड लेवल अवेलेबल नहीं है ना। मॉनेटरी रिसोर्सेज ज़्यादा टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती हैं वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो ये सारे बैरियर्स हैं, ठीक है ना। और फिर अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली थी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल गेन करने के लिए। उनके लिए कुछ स्कीम्स थी उनको हेल्प करने के लिए। तो वो क्या क्या थी, ये याद रखना, ये अक्सर इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो थी, गवर्नमेंट मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम और स्टैंड अप इंडियन स्कीम, ठीक है। तो ये 3 स्कीम उन्होंने खोली थी, ठीक है। फिर इसमें लिखा है नो और फॉल्टी बिजनेस प्लान, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। इसका क्या मतलब है, यानी अगर आप गोल सेट किया है, लेकिन अगर आपका प्लानिंग ही नहीं की है, तो उसको सोचो, समझ लो कि वो आपका एक विश था, वो आपका पूरा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और उसको एक्शन प्लान में भी बदलना पड़ता है, ठीक है। रहता है पर्सनल बैरियर। तो पर्सनल बैरियर यानी देखो, हर एक एंटरप्रेन्योर को, अब जैसे वो भी इंसान है ना, तो उनको भी डिमोटिवेटेड फील होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये बिज़नेस कितना लॉन्ग लास्ट रहेगा, क्या ये प्रॉफिट बनाएगा, क्या इसको मेरे कस्टमर्स इसको बाय करेंगे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें ना जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वो तो, और हाँ, स्पेशली ये टीम, क्या वो कोऑपरेटिव है कि नहीं, स्किल्ड वर्कर्स हैं कि नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए पर्सनल बैरियर, खुद के लिए बैरियर हो जाता है। फिर आता है सेल्फ डाउट, है ना। अब देखो, कभी कभी बहुत डिस्करेज हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स, है ना, बहुत ज़्यादा, कि कभी कुछ गलत हो जाता है या फिर कभी वो लॉस में चले जाते हैं, तो वो खुद पे डाउट करने लग जाते हैं ना, वो गिव अप का सोचने लग जाते हैं, है ना। तो क्योंकि फिर हम लोगों को डर लगता है ना, फेल होने का वगैरह वगैरह चीज़ें। तो देखो, सबसे बेस्ट ये है, वे है कि कैसे हम लोग डील करें सेल्फ डाउट से। तो देखो, अपने गोल को देखो, कि आपके गोल को देखो, क्या आप आपके गोल की तरफ ही वर्क कर रहे हो, उसके जो आपका गोल था वही कर रहे हो ना, तो इससे आपको इंकरेजमेंट मिलेगा। फिर आता है फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क। देखो, अब आता है हमारा फॉर्मिंग ए टीम एंड टीम, यानी टीम वर्क करो, जो सूटेबल पीपल है उनको ढूंढो, उनको ट्रेनिंग दो, और उनको बताओ कि कैसे अपना बेस्ट बिजनेस में पुट करना है, ठीक है। स्किल वर्कर्स ढूंढो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको बताओ कैसे क्या चीज़ें आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होगी, ठीक है। फिर आता है हमारा एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड, यानी देखो कि हर एक एंटरप्रेन्योर डिफरेंटली थिंक करता है ना, सबके अलग अलग मतलब डिफरेंट होते हैं वो लोग वेज पीपल से, एम्प्लॉयड पीपल से, यानी जो दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं उनसे डिफरेंट वे में वो सोचते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
तो देखो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसके डिफरेंट थॉट्स होते हैं, है ना, दूसरों से। तो क्या 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 एटीट्यूड रहेगा, मतलब हर एक एंटरप्रेन्योर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या व्हाट इट टेक्स अ बिकम एन एंटरप्रेन्योर, है ना। तो पहला है डिसिसिवनेस। तो डिसिसिवनेस यानी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्विक डिसीजन ले पाओ, है ना, प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाओ, सही डिसीजन ले पाओ, है ना, जल्दी इमीडिएट डिसीजन आप ले पाओ। तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टाइम, यानी आप कम टाइम लेकर, कम एनर्जी लेकर, कम रिसोर्सेस लेकर कितना ज़्यादा आउटपुट, मतलब ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करो, है ना, और अपना गोल अचीव करो, यानी कम रिसोर्सेस कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करो। फिर आता है परजवेरेंस। तो परजवेरेंस का मतलब ये होता है कि अपने वर्क को कंटिन्यू करना, है ना। ये एक एंटरप्रेन्योर में एटीट्यूड होना चाहिए कि कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने वर्क को आगे कंटिन्यू करें। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये होता है एबिलिटी टू वर्क विथ अदर, यानी दूसरों के साथ वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, और दूसरों के साथ बात करने का तरीका भी उनको पास, मतलब एंटरप्रेन्योर्स के पास होना चाहिए, ताकि, और ऐसा नेचर भी होना चाहिए कि वो सबको साथ में टीम वर्क करा पाएँ ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। फिर आता है टेकिंग इनिशिएटिव। अब देखो टेकिंग इनिशिएटिव, ये एटीट्यूड होना चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कि उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स, यानी दूसरों के पहले ही इनिशिएटिव ले लें, दूसरों के पहले ही एक्शन ले लें उस चीज़ पे, जो भी एक्टिविटी है, ठीक है। फिर आता है हमारा एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज। अब कॉम्पिटेंसीज क्या होती है ना, इट इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यानी कॉम्पिटेंसीज को हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ वर्क दिया है तो उसको हम लोग क्या क्या स्टेप्स होंगी उसकी, जिसको हम उन स्टेप से हमारा वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इस फिगर 4.2 में कुछ एटीट्यूड एंड कॉम्पिटेंसीज दी है टू बिकम जो रिक्वायर्ड होती है एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको डिसिसिवनेस बताया था, है ना, डेसिसिवनेस यानी क्विक डिसीजन लेना, है ना। तो उसकी स्टेप्स इसमें बताइए कि सबसे पहले खुद को जानो, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, यानी खुद को एनालिस करो। फिर आप उसमें आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, यानी मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उस अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करो, क्या आप कैपेबल हो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो, ठीक है। फिर आता है हमारा इनिशिएटिव मैंने बताया फर्स्ट, मतलब एक्शन लो, है ना, इनिशिएटिव दूसरों से पहले एक्शन ले लो, है ना। तो इसकी स्टेप्स ये हैं कि पहले आप सोचो कि आप रियलाइज दैट यू कैन टेक एक्शन। पहले सोचो कि आप इसमें एक्शन ले सकते हो, आप उतने कैपेबल हो, है ना, पहले वो सोचो। फिर अपने आप पे, हाँ अगर आप हो तो फिर आप अपने अंदर विश्वास जगाओ, यानी बिलीव करो खुद पे कि हाँ मैं ये एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ठीक है। फिर आप एक्शन लो, ठीक है। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है, और अपनी एबिलिटी भी सर्च करो कि हाँ ये कर सकते हैं या नहीं। रहता है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी दूसरों से इंटरेक्ट अच्छे से करो, है ना, इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ गुड मैनर, है ना, दूसरों से अच्छे से इंटरेक्ट करो। तो उसका क्या तरीका है, कैसे आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, इस वाली स्किल्स को डेवलप। तो पहले तो सुनो, दूसरों को सुनना बहुत, लिसनिंग, सिर्फ बोलना ही बोलना नहीं होता, दूसरों को भी सुनना चाहिए कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है, ताकि हम लोग भी उसकी इन्फॉर्मेशन ले पाए, है ना। तो उसको सामने वाले को अच्छे से सुनो। फिर आता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, यानी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखो। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला बोल रहा है तो आप आपके गेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं। अगर आप ऐसे मुंह बना रहे हो, ऐसा वैसा कर रहे हो, तो वो एक नेगेटिविटी बॉडी लैंग्वेज आपकी शो करता है। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो करो, उनको ढंग से सुनो और बिल्कुल अटेंशन उनको दो, है ना, उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करो। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी हमेशा पॉजिटिव सोचो, और कुछ भी किसी को भी बोल रहे हो तो पॉजिटिव वे में बोलो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नेगेटिव वे में सामने वाला बोल रहा है, तो इससे क्या होगा ना, नेगेटिविटी
फैलती है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपना। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्ड से समझ आ रहा है अपने स्ट्रेस क्या है, तनाव, टेंशन, है ना। कि एग्जांपल ले लो कि ये बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं, प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं, फेल तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा ऐसा। तो उस स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए, है ना। अब इसमें कुछ वेज बताए हैं, 1 मिनट में आपको नीचे जाके वो वेज बता देती हूँ। तो देखो स्ट्रेस आप कैसे मैनेज कर पाओगे, कैसे आप डील कर पाओगे। तो देखो नेचर में टेकिंग अ वॉक इन नेचर, यानी अच्छी जहाँ पर बहुत अच्छा नेचर है वहाँ पर जाओ, है ना। फिजिकल एक्टिविटीज़ करो जैसे रनिंग, स्विमिंग वगैरह वगैरह। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन एंड योगा करो, योगा जो हमारा सब्जेक्ट है ना। तो ये है। फिर देखो ये सारी जो चीज़ें ना, ये मैं आपको चार्ट में से पढ़ा रही हूँ। ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये सब चा मतलब सब इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपको चार्ट से पढ़ा रही हूँ। तो आप अगर आपको एक बार लिखने के लिए कि आपको राइटिंग कैसे करनी है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, है ना। फिर हमारा जैसा आ जाता है परजोवेरेंस ना। तो परजोवेरेंस मैंने बताया था आपको कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप उस वर्क को कैसे कंटिन्यू रखोगे, है ना। रखना तो ये भी एक स्किल है। तो अब उसके कैसे आप स्टेप्स बताए हैं, उसमें आप कैसे उसको अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले नॉट गिविंग अप। ठीक है, तो जो भी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो उस पर सबसे पहले तो आपको गिव अप नहीं करना। ठीक है, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है वर्किंग हार्ड। अब उस पर वो डिफ़िकल्टी आई है तो उस पर आपको वर्क हार्ड करना है, यानी आपको पूरी मेहनत लगानी है ना उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पूरा फेस, मतलब उससे बाहर आने की और अच्छा रिजल्ट लाने की, है ना। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। अगर तो आपकी जो भी चीज़ें, जो भी डिफ़िकल्टीज आई थी, उसमें आपने जो भी गलती करी है, तो उससे सीखो ताकि वो दोबारा वो गलती ना हो। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में आता है हमारा सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। हम लोग एक बार नीचे आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट में भी और चीज़ें थी, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स क्या होती है, मैंने आपको शायद बताई होगी कि नहीं। हाँ, वैसे तो मैंने बताई थी। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स वो होती है जो कि एक एबिलिटी होना एक पर्सन के अंदर कि वो कैसे टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज को कम यूज़ कर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो देखो उसमें आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी आप आपके टाइम को कैसे वेल मैनेज कर रहे हो, है ना। तो कुछ बताया है इसमें, कुछ इंक्लूड्स हैं जैसे प्लानिंग वेल, ढंग से प्लान करो, है ना। तो उसमें आपको कि आपको इस चीज़ में, इतनी चीज़ों में ये ख़त्म करना ही है इतने टाइम में। आपके गोल को सेट करो, है ना। और डेडलाइन सेट कर दो कि 10 तारीख को ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए ये वर्क। तो ये सारी चीज़ें आती है। फिर आ जाता है हमारा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग यानी सेकेंड स्टेप आपका है गोल सेटिंग, यानी सबसे पहले आपको गोल सेट करो कि आपको कहाँ, आपका क्या सपने, आपको कहाँ पहुँचना है, आपको क्या रिजल्ट पाना है ना। तो अगर आप अपना गोल सेट कर लोगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सारी एक्टिविटीज़ को एलाबरेट करने में। तो आपको समझ आ जाएगा कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है और हमारा टारगेट क्या है। फिर आप क्या करोगे, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी यानी आप उस काम को किस तरीके से उसको अच्छा कर रहे हो ना। एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल, है ना, सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना। तो अब ये कैसे होगा, तो ये ना कैसे अचीव हो सकता है, इसमें किस किस के एफर्ट्स लगते हैं। तो देखो बाय यूजिंग मटेरियल, हमको टीम एफर्ट्स भी चाहिए, है ना, उसमें मनी भी और टाइम वेल चाहिए, यानी अच्छा टाइम भी चाहिए तब भी हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे, है ना। और अच्छा रिसोर्सेज भी चाहिए और हमको टीम एफर्ट्स भी चाहिए, जब भी हम वर्क को इफ़िशिएंटली कर पाएंगे। फिर आता है मैनेजिंग क्वालिटी। देखो मैनेजिंग क्वालिटी आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो देखो जब है ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस ग्रो हो जाता है ना, तो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ना प्रोडक्ट की क्वालिटी गिराने लग जाते हैं ना, उस पर वर्क नहीं करते। तो ये ऐसा नहीं करना है। हर एक एंटरप्रेन्योर को, भले उसका बिजनेस कितना भी ग्रो है, उसको एक क्वालिटी जो है, जो हाई क्वालिटी वो मेंटेन कर रहा है, वो क्वालिटी उस प्रोडक्ट की मेंटेन करनी है। ठीक है, गुड क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है।
ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो पूरा चार्ट था, ये जो जितना भी है ना, ये पूरे एक चार्ट में था। तो देखो हमने जो ऊपर पढ़ा था ना, डिसिसिवनेस, इनिशिएटिव, और ये जो ऑरेंज कलर से, ये सारे आपके एटीट्यूड्स हैं जो एक हर एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। और ये जो इसमें लिखा है ना, नो योर सेल्फ, ये जो स्टेप्स बताई है ना सबकी, ये आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं। यानी कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको क्या बताया था, किस मतलब कुछ कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यानी किसी चीज़ को अच्छे से करना, है ना। तो वो आपकी एबिलिटी है ना, मतलब वो होती कॉम्पिटेंसीज। ठीक है। तो इसमें हर एक एटीट्यूड की कॉम्पिटेंसीज दी हुई है कि आप इसको कैसे, आप इस एटीट्यूड को अच्छे, मतलब एटीट्यूड को क्या मतलब, इन चीज़ों को कैसे अच्छे से कर सकते हो, उसके स्टेप्स दिए कि डिसिसिवनेस, अगर आपको ये स्किल डेवलप करनी है डिसिसिवनेस वाली, तो आप ये एटीट्यूड डेवलप करना है, तो आप क्या क्या स्टेप्स हैं तो उनको फॉलो करके आप ये कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें यही था। ठीक है। और यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाता है बेटा। ये जो था ना, ये मत बोलना कि मैंने पढ़ाया नहीं, ये मैंने ऊपर वो जो पूरा चार्ट था ना, मैंने वहीं से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहो, आपको अगर राइटिंग सेक्शन देखना है तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, बाकी वही सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड करेंगे, जो कि है हमारा ग्रीन स्किल्स। ओके। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.